हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर कौशल एंड वेलकम एवरी वन ऑफ यू टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ CUET वाला. सो जैसे कि आप सभी को पता है दैट वी वर लर्निंग द 1 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और इसी का ही आज जो है डे 6 होने वाला है. सो आज जो है हम हमारे रिमेनिंग जो रूल्स रहते हैं उनको कवर करेंगे. इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव कवर्ड 40 रूल्स टिल नाउ. अब आज जो है हम 41 से जो है स्टार्ट करने वाले हैं और रिमेनिंग रूल्स को कवर करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 41 से, जैसे कि मैंने बताया. अब ये जो रूल है आपका, ये है क्वेश्चन टैग का रूल. ठीक है, क्वेश्चन टैग का रूल, यानी कि क्वेश्चन टैग, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं सेंटेंस से जो है आपको बता देती हूँ. एग्जाम्पल, एक बार पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. ठीक है. ही obeys his parents. ठीक है. नेक्स्ट, does he. ठीक है. तो ये क्या होता है, ये आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ. ये है आपका क्वेश्चन टैग. ठीक है. इसमें क्या है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. मतलब कि एक सेंटेंस दिया हुआ होता है एंड लास्ट में उसके जो है हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं. अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ही ओबेज हिज पेरेंट्स. वो अपने जो माता पिता है उनके आज्ञा का पालन करता है. क्या ऐसा नहीं है? राइट. बट इसका एग्जैक्टली जो मीनिंग है दैट इज, क्या वो अपने माता पिता की बातों का, मतलब माता पिता का आज्ञा का पालन करता है? तो यहां पर देखिए, जो आप देख सकते हैं दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. इससे जो है अलग एक ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग. अब क्वेश्चन टैग का आपका क्या रूल होता है? बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको जो है गिवन क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग लिखना है, हो सकता है यहां पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक दे दिया जाए, तो आप कैसे जो है क्वेश्चन टैग लिखेंगे? ठीक है. तो क्वेश्चन टैग लिखने का आपका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो भी सेंटेंस है उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन टैग लगा रहे हो तो इसका फॉर्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अब देखिए यहां पर जो ये सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आपका जो वर्ब है वो क्या है? ओबेज. राइट. बट ये क्या है? ये एक मेन वर्ब है. राइट. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है कोई आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ होता है, उसके लिए अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड है तो पहली बात तो आप कैसे जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? यहां पर देखिए डज का यूज किया गया है, तो ऐसा क्यों है? सो वो सेंटेंसेस जिनका हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग होता है, उनके लिए जो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे फॉर क्वेश्चन टैग दैट वुड बी डू या डज. ठीक है. प्रेजेंट के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए आप डू डज का यूज करेंगे और सिंपल पास्ट के लिए आप डिड का यूज करेंगे. ठीक है. तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहां पर डज का यूज किया गया है. राइट. अब इसके अलावा यहां पर देखिए क्या है, एक और जो चीज यहां पर है दैट इज कि जब भी आपका कोई वर्ब इस वाले पार्ट में अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो वो नेगेटिव होना चाहिए. यहां पर डज ही लिखा हुआ है तो ये ना गलत है. ठीक है. डज ही नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? इट वुड बी doesn't he. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? doesn't he हो जाएगा. तो आपका क्वेश्चन टैग रूल क्या है, मैं एक बार लिख देती हूँ. क्वेश्चन टैग रूल आपका ये होता है कि दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये है. ठीक है. कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन टैग लगाना है. तो क्वेश्चन टैग का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. राइट. If this part of the sentence has a positive verb, अगर सेंटेंस के इस पार्ट में पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया है तो यहां पर जो आप
वर्ब लगाएंगे वो कैसी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, और अगर यहां पर नेगेटिव का यूज किया गया है तो आपके क्वेश्चन टैग में जो आप वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब का आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कुछ दे दूं यहां पर, एग्जाम्पल जैसे हुआ he doesn't एक मिनट, he plays फुटबॉल। ठीक है, doesn't he, ठीक है। नेक्स्ट है she doesn't talk much। does she? ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, he plays फुटबॉल। यहां पर ये जो वर्ब है ना, इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ब का मतलब मेरा क्या है कि जिस वर्ब में नॉट वर्ड साथ में लगेगा वो आपका नेगेटिव वर्ब होता है, जिसमें नॉट का यूज नहीं होगा वो आपका पॉजिटिव होता है। तो यहां पर प्लेस जो है दैट इज अ पॉजिटिव वर्ब, तो इसके साथ में जो भी आप क्वेश्चन टैग में वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव। अब यहां पर नीचे क्या है, शी डजंट टॉक मच, तो डजंट यहां पर क्या है, दिस इज नेगेटिव, एंड यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर पॉजिटिव का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। काफी सारे क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आए थे सीयूईटी में, तो चांसेस है कि इस बार भी आए, तो इसको जो है जरूरत से आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बीनीथ वर्सेस अंडरनीथ। ठीक है, बीनीथ एंड अंडरनीथ दोनों का ही मतलब क्या होता है, दैट इज किसी चीज के नीचे। अब नीचे का मतलब क्या हुआ, कवर्ड होगा। ठीक है, दोनों के यूज को जो है हम एग्जाम्पल से समझते हैं यहां पर। ठीक है, सेंटेंस है he was wearing a blue sweater dash a black blazer। नेक्स्ट है the baby was sleeping dash a blanket। अब यहां पर क्या है, आपको दोनों ही ब्लैंक्स में बताना है कि कहां पर अंडरनीथ आएगा, कहां पर बीनीथ आएगा, कोई भी आ सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, सॉरी ब्लू स्वेटर डैश अ ब्लैक ब्लेजर। ठीक है, यानी कि एक ब्लेजर है, उसके नीचे जो है उसने क्या पहना हुआ था, एक ब्लू कलर का स्वेटर पहना हुआ था। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, नीचे, राइट। अब नेक्स्ट है द बेबी वॉज स्लीपिंग डैश अ ब्लैंकेट, तो बेबी जो है वो ब्लैंकेट के नीचे मतलब ढककर जो है सो रहा है। ठीक है, तो दोनों का ही मीनिंग क्या है, नीचे, राइट। बट एक केस में आपका अंडरनीथ आएगा, एक में आएगा बीनीथ। ठीक है, पहला जो ब्लैंक है इसमें आपका आएगा बीनीथ। इसका रीजन क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, दैट इज, अब देखिए यहां पर क्या बोला है कि उसने एक ब्लैक ब्लेजर के नीचे ब्लू स्वेटर पहना। ठीक है, तो ब्लैक ब्लेजर, ठीक है, उसके नीचे जो चीज है, ठीक है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज करोगे बीनीथ।
ठीक है। नेक्स्ट है द बेबी वॉज स्लीपिंग डैश अ ब्लैंकेट। अब यहाँ पर क्या बोला है, ब्लैंकेट के नीचे। अब ब्लैंकेट के नीचे कौन है, बेबी। बेबी क्या होता है बेटा, लिविंग थिंग होता है, तो लिविंग थिंग के लिए आप क्या लिखते हैं, अंडरनीथ। ठीक है, क्या लिखते हैं, अंडरनीथ। तो यहाँ पर बीनीथ और अंडरनीथ क्या होगा, दोनों का ही मतलब क्या है, कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है। ठीक है, किसी चीज के नीचे। ठीक है, अब यहां पर जो बीनीथ है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होगा, मतलब किसी भी चीज के नीचे कोई चीज अगर होगी, ठीक है, जिस किसी भी चीज के नीचे कोई चीज है, वो चीज अगर नॉन लिविंग थिंग है तो आप बीनीथ लगाएंगे, और अगर लिविंग थिंग है तो आप क्या लगाएंगे, अंडरनीथ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है प्रैक्टिस वर्सेस प्रैक्टिस, एडवाइस वर्सेस एडवाइस। अब देखो दोनों ही ना स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर कौन से वाला प्रैक्टिस आएगा। ठीक है, यहां पर प्रैक्टिस जो है दोनों की ही स्पेलिंग सही है, कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सीई होता है या एसई होता है। ठीक है, एडवाइस सीई होता है या एसई होता है, दोनों के दोनों ही सही है, बट इनका जो मीनिंग है या मैं कहूं यूज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, जिन भी वर्ड्स के पीछे लास्ट में सीई आ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस हुआ, एडवाइस हुआ, ये क्या है बेटा, नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन है। और जिनके लास्ट में एस ई आता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं। यानी कि अब देखिए इनका यूज जो है डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, इसका जैसे एग्जाम्पल मैं दूं प्रैक्टिस का, तो आपने ये सुना होगा, evil practices, evil practices। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रैक्टिस है ना, ये वर्ड जो प्रैक्टिस दिया हुआ है ये एक नाउन है, तो इसका प्लूरल हो सकता है। कई बच्चे क्या लिखते हैं, कई बच्चे ये लिख देते हैं प्रैक्टिसेस, तो ये बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते ना आप लास्ट में एस ऐड करके, नहीं, राइट। अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस, दूसरे वाला, ऐसी वाला। ठीक है, अब इसका क्या हो सकता है, he had practiced। ठीक है, practiced। ठीक है, कई बच्चे जो है क्या लिख देते हैं, practiced। अब देखिए कभी भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है उनके लास्ट में ईडी लगा सकते हैं, पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम नाउन को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है एडवाइस, जैसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे सलाह दी। ठीक है, तो इसका हुआ he gave me a valuable एडवाइस। ठीक है, यहां पर वैल्यूएबल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, एक नाउन को, राइट। अब जैसे दूसरा एडवाइस है, इसका हुआ द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम फॉर बेड रेस्ट, या सो जो भी है, राइट। तो दोनों में देखिए कितना फर्क है, राइट। यहां पर ये क्या है, नाउन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है, यहां पर वर्ब की तरह। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है एस ई वाला जो है उसमें आप ईडी लगा सकते हैं, और जो सी ई वाला होता है उसमें आप एस और एस लगाकर सॉरी ई तो नहीं लगेगा, ऑलरेडी है, तो एस लगाकर उसको जो है आप प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 43 आपको जो है दोनों के ही डिफरेंसेस के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा बहुत ही क्लियरली। आगे चलते हैं रूल नंबर 44। ठीक है, रूल नंबर 44 क्या कह रहा है,
ठीक है। रूल नंबर 44, यहाँ पर जो है 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लिविंग बींग्स। आपको इनमें जो है एरर बताने हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिगार्डेड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। शी वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ही इज ट्रीटेड एज अ चाइल्ड। ठीक है, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस एंड चौथा सेंटेंस, सभी सेंटेंसेस में जो है आपको किसी भी तरह का एरर नजर नहीं आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, राइट। मैम इनमें किसी भी तरह का कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। बट मैं अगर बताऊं कि यहाँ पर एरर है, तो पहला सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लिविंग बीइंग्स, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिगार्डेड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना रिगार्डेड, ठीक है, तो रिगार्डेड के साथ में कभी भी हम एज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिगार्डेड द आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है रिगार्डेड वर्ड के साथ आप एज नहीं लगाते हैं, डिफाइंड के साथ में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं कि किस केसेस में एज लगाते हैं और किस में नहीं लगाते हैं। तो फर्स्ट केस में आप लगा सकते हैं डिफाइंड के साथ, रिगार्डेड के साथ नहीं लगाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, शी वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी। ठीक है, शी वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। अब यहां पर देखिए क्या है, इलेक्टेड, कभी भी इलेक्टेड वर्ड के साथ पर जो है आप एज यूज नहीं करते हो। अब क्वेश्चन है क्यों ऐसा जो है हम कर रहे हैं कि डिफाइंड के साथ में हमने एज लगा दिया, रिगार्डेड के साथ नहीं लगा रहे हैं, इलेक्टेड के साथ भी नहीं लगा रहे हैं। रीजन इज यहां पर जो रिगार्डेड है ना, ठीक है, इसका मीनिंग ही जो है अपने आप में एज के यूज को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि जैसे आप बोल रहे हो ना, ही इज रिगार्डेड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि उनको जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया के तौर पर माना जाता है, ठीक है। अब अगर आप एज लगा देते हो इनके साथ में, इन दोनों वर्ड्स के साथ में अगर आप एज लगा देते हो तो आपका सेंटेंस जो है वो क्या बन जाता है, सुपरफ्लुअस। यानी कि दोनों का ही जो है अगर आप मीनिंग देखें तो इनमें जो है एज ऑलरेडी इंक्लूडेड है इनके मीनिंग में, तो आपको अलग से एज लगाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है, जो कि गलत होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, रिगार्डेड और इलेक्टेड के साथ नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है, ही इज ट्रीटेड एज अ चाइल्ड, ये भी बिल्कुल सही है। ट्रीटेड के साथ में भी जो है आप एज लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रीटेड, ट्रीटेड क्या क्या ट्रीट, किसी को जो है बुरा ट्रीट किया जा सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं ही इज ट्रीटेड बैड, ठीक है। तो यहां पर ट्रीटेड में जो है एज का मीनिंग इंक्लूडेड नहीं होता, राइट। तो इसके साथ में जो है आपको एज लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर जो ये रूल है ये आपको बता रहे हैं कि किस किस वर्ड्स के साथ में आप जो है एज का यूज करते हैं। आप यूज करते हैं ट्रीट के साथ लगा सकते हैं, रिगार्ड के साथ आप लगा सकते हैं, डिफाइन के साथ लगा सकते हैं, एंड डिस्क्राइब के साथ आप लगा सकते हैं एज, ठीक है। और नेक्स्ट है डोंट्स में जो है आपका इलेक्ट हुआ या अपॉइंट हुआ, अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, रिगार्डेड के साथ में आप एज लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, ठीक है। तो ट्रीट, रिगार्ड, डिफाइन एंड डिस्क्राइब, इनके साथ में आप एज का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट और अपॉइंट के साथ कभी भी आप एज का यूज नहीं करेंगे। तो शी वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी वुड बी रॉन्ग, आप बोलेंगे शी इज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। चलिए आगे चलते हैं रूल नंबर 45 की तरफ। रूल नंबर 45 क्या कह रहा है, रूल नंबर 45 जो है आपका, पहले हम एग्जाम्पल से जान लेते हैं, देन हम जानेंगे कि क्या जो है ये रूल कह रहा है। बेसिकली यहाँ पर ना ऑल्दो जो वर्ड है, आपको पता है ऑल्दो वर्ड क्या होता है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का होता है ऑल्दो। ऑल्दो जो है आपका होता है कंजंक्शन, ठीक है। इसको जो है आप पेयर में यूज कर सकते हो कभी कभी, ठीक है। बट पेयर में अगर आप यूज कर रहे हो तो इनके साथ में जो है कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का ही आप जो है यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहां पर बोल रहा है ऑल्दो शी इज रिच येट शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग अ पेनी। नेक्स्ट है ऑल्दो शी इज रिच बट शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग अ पेनी।
नेक्स्ट है ऑल्दो शी इज रिच शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग मनी। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी के साथ आप देख सकते हैं ऑल्दो वर्ड जो है यूज किया गया है एंड सेंटेंसेस का ऑलमोस्ट जो मीनिंग है वो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है, राइट। बट यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स आप देख सकते हैं पेयर के तौर पर यूज किए गए हैं, जैसे येट, बट एंड कॉमा। ठीक है, जब भी आप सेंटेंस में ऑल्दो वर्ड का यूज करते हो तो उसके साथ में आप येट का यूज कर सकते हो, बट कभी भी बट वर्ड का यूज नहीं होता, और आप कॉमा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो सेंटेंस दिया हुआ है ऑल्दो शी इज रिच बट शी थिंक्स ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग, ये गलत है। तो यानी कि आप जो है ऑल्दो के साथ कॉमा लगा सकते हो, आप येट भी लगा सकते हो, बट वर्ड का कभी भी यूज नहीं होता है। तो तीनों सेंटेंसेस जो है उनमें से सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला जो है गलत है, बाकी सब सही है। तो यहाँ पर बट नहीं आएगा, या तो यहाँ पर आप कॉमा लगा देंगे या फिर आप येट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 45 आपका क्या कहता है कि अगर आप ऑल्दो वर्ड का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो उसके साथ में अगर आप पेयर कर रहे हैं तो पेयरिंग में जो है आप या तो येट लगाएंगे या फिर कॉमा लगाएंगे, कभी भी ऑल्दो के साथ में बट नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं रूल नंबर 46 की तरफ। रूल नंबर 46 क्या कह रहा है, एज डैश एज एंड सो डैश एज। ठीक है, अब यहाँ पर इन ब्लैंक्स में क्या होते हैं बेटा, एडजेक्टिव्स का यूज होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती है, 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव्स की, राइट। कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है, सुपरलेटिव डिग्री जो है किसी चीज में, किसी भी कैटेगरी में सुप्रीमेसी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री का कहाँ यूज किया जाता है, किसी भी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, बट कहीं कहीं पर जो है आप देख सकते हैं यूज ऑफ द वर्ड्स एज डैश एज एंड सो डैश एज का। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो है आप एक पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही ब्लैंक में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कोई जो है एडजेक्टिव यहाँ पर फिल करना है, फिलर्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ केसेस है जहां आपको पता होना चाहिए कि किस केस में आप जो है एज डैश एज का यूज करेंगे और किस केस में आप सो डैश एज का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, ही इज एज गुड एज पारस, यानी कि एज डैश एज पारस। अब यहां पर गुड क्या है, गुड है एडजेक्टिव, और ये कौन सी डिग्री है बेटा, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। तो ये जो है रूल को आपको दिख रहा है कि ये फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, राइट। अब नेक्स्ट कह रहा है ही इज नॉट एज गुड एज पारस। ठीक है, यहां पर भी देखिए क्या है, एज गुड एज पारस का यूज हुआ है, राइट। तो यहां पर देखिए गुड जो है दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब यहां पर देखो डिफरेंस है कि ये जो पहला वाला सेंटेंस है आपका, इसका जो मीनिंग है या फिर मैं कहूं अगर सेंस है तो वो कैसी सेंस है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, और सेकंड वाला जो है इसमें सेंटेंस की जो सेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने कैसे बता दिया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, अगर मैं आपको पूछूं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं काफी सारे, आपको बताना है पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा नॉट का यूज होता है। ठीक है, राइट। तो यहां पर नॉट का यूज किया, राइट। तो ये रूल कह रहा है कि जब भी आपको इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए, चाहे सेंटेंस की सेंस नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आप एज डैश एज वाला केस यूज कर सकते हैं और वहां पर आप पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ही इज सो गुड एज पारस। ठीक है, एंड फोर्थ है ही इज नॉट सो गुड एज पारस। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, सो डैश एज,
यहाँ पर भी क्या है, सो डैशेस है, राइट, दोनों क्या है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब हमें पता है कि सो डैशेस में भी आप जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, किसी और का नहीं यूज करते हैं, राइट। बट इन दोनों सेंटेंसेस में ना एक सेंटेंस आपका गलत है। गलत कौन सा है, दैट इज थर्ड। क्योंकि जब भी आप सेंटेंस का सेंस देखें, अगर आपके सेंटेंस की सेंस पॉजिटिव है तो कभी भी आप सो डैशेस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव होता है, यहां पर फोर्थ सेंटेंस क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के केस में आप सो डैशेस का यूज कर सकते हैं। तो रूल का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि सो डैशेस का अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस ऑफ सेंटेंस वालों के लिए ही यूज होगा, पॉजिटिव के लिए नहीं होगा। तो यानी कि थर्ड जो है आपका गलत है, यहाँ पर सो नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव का यूज हुआ है तो आप सो डैशेस इसके साथ में लगा सकते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, थर्ड सेंटेंस आपका गलत है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है आपको क्लियर हो गया होगा, दैट इज की सेंटेंस अगर आपको पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, तो दोनों केसेस में जो है आप एज डैशेस का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर सो डैशेस में जो है थोड़ा सा जो है बाउंडेशन आ जाती है, और वो ये है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही आप जो है सो डैशेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और जो है मैं कुछ सेंटेंसेस का आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि सेंटेंस है, ही इज नॉट सो स्मार्ट as his brother, ठीक है। नेक्स्ट है, he is so cute as a rabbit, ठीक है। नेक्स्ट है, she is as clever as a fox। नेक्स्ट है, Raman is not as smarter as his father। चलिए पहले से स्टार्ट करें, क्या कह रहा है, ही इज नॉट सो स्मार्ट एज हिज ब्रदर, ठीक है। सो डैशेस का यूज हुआ है, हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है। तो पहला जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर किसी भी तरह की गलती नहीं है। नेक्स्ट है, ही इज सो क्यूट एज अ रैबिट, यहाँ पर यूज हुआ है सो क्यूट एज, राइट। तो सो डैश एज का यूज आप हमेशा कहाँ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड सेंटेंस जो दिया हुआ ये गलत है, यहाँ पर सो नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा करेक्शन, as cute as a rabbit हो जाएगा। नेक्स्ट है, she is as clever as a fox, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, as डैशेस का यूज किया गया है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव आप इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है थर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रमन इज नॉट एज स्मार्टर एज हिज फादर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेंटेंस की सेंस क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में आप एज डैशेस का यूज कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आना चाहिए, यहाँ क्या लगाया है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कभी भी एज डैशेस या सो डैशेस में जो है आप कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा स्मार्ट। तो रमन इज नॉट एज स्मार्ट एज हिज फादर, जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है रोल नंबर 47, क्या कह रहा है, डू नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स विद टाइम्स, ठीक है। यानी कि सेंटेंस से समझते हैं, यहां पर क्या बोल रहा है, दिस बुक इज 3 times लार्जर देन दैट बुक, ठीक है। टाइम्स वर्ड का यूज हुआ है 3 times, ऐसे बोलते हैं ना 3 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, राइट।
4 गुना छोटा है, 4 गुना बड़ा है एंड ऑल, राइट। तो जब भी 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स कुछ भी अगर ऐसा आता है तो इसके साथ में अगर आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो कैसी एडजेक्टिव यूज करेंगे आप? कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हमेशा कैसी आएगी? आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहां पर लिखा है दिस बुक इज 3 टाइम्स लार्जर देन दैट बुक, तो यहां पर लार्जर नहीं होगा, क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है। तो दिस बुक इज 3 टाइम्स लार्ज दैन दैट बुक। नेक्स्ट है इट इज ट्वाइस चीपर दैन दैट बुक। अब यहां पर देखिए क्या बोला है? ट्वाइस, ठीक है, टाइम्स वर्ड का यूज नहीं हुआ। ट्वाइस का मतलब तो वैसे क्या होता है? 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इट इज ट्वाइस चीपर, ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं है। अगर टाइम्स वर्ड का यूज होता है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, अगर ये लिखा होता इट इज 2 टाइम्स चीपर दैन दैट बुक, तो चीपर यहां पर गलत हो जाता। हम क्या लिखते हैं? इट इज 2 टाइम्स चीप दैन दैट बुक, ठीक है। रूल नंबर 47 भी आपको क्लियर हो गया होगा। टाइम्स के साथ में आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करेंगे इनके साथ में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 48। रूल नंबर 48 क्या कह रहा है? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं एंड इनमें जो है हम जानेंगे कि एरर क्या है, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? इंडिया ब्रोक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन टुडेज मैच। कह रहा है कि जितने भी पिछले रिकॉर्ड्स थे वो सब जो है इंडिया ने तोड़ दिए आज के मैच में, राइट। अब यहां पर आपको क्या कोई एरर नजर आ रहा है? पहले सेंटेंस में जायज सी बात है, आपको बिल्कुल भी कोई एरर नजर नहीं आ रहा होगा। तो यहां पर मैं अगर आपको बता दूं कि यहां पर एरर है, तो क्या एरर है जान लेते हैं हम फटाफट से। यहां पर कह रहा है इंडिया ब्रोक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन टुडेज मैच। मुझे ये बताइए रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। जो भी पिछले दर्ज किए हुए हैं, जैसे कि किसी ने सो एंड सो जो है मैच में इतने रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। मैं मान रही हूं कि किसी सो एंड सो पर्सन ने 200 जो है प्लेयर ने किसी मैच में बनाए हैं। अब आज वाले मैच में किसी ने जो है 202 बना दिए, तो उसने क्या करा? पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बात बताओ, रिकॉर्ड वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है? पास्ट में किसी ने कोई चीज किया है ना, एन एक्शन जिसे दर्ज किया गया है पास्ट में, ठीक है। तो रिकॉर्ड को अगर मैं बोलूं कोई पास्ट एक्शन तो गलत तो नहीं है ना। किसी ने 200 रन बनाए किसी मैच में, पर्टिकुलर मैच में, कह रहे कि आज वाले ने 202 बना दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि उसका पिछला एक्शन जो था 200 नंबर बनाने का, 200 स्कोर बनाने का, 200 रन बनाने का, वो तोड़ दिया। तो ये पास्ट एक्शन था, राइट। अब प्रीवियस का मतलब क्या होता है? प्रीवियस का मीनिंग भी होता है पास्ट, राइट। अब दो बार एक बात बताओ, जब रिकॉर्ड का मीनिंग ही ऑलरेडी पास्ट एक्शन है तो इसके आगे हम अगर प्रीवियस लगा देते हैं जिसका मीनिंग होता है पास्ट, तो इसकी हमें जरूरत है ही नहीं, तो हम क्यों लगा रहे हैं? इससे क्या हुआ? सेंटेंस जो है आपका सुपरफ्लुअस हो गया। तो कभी भी रिकॉर्ड्स के साथ में आप प्रीवियस वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो ये यहां पर ये गलती है। नेक्स्ट है he has reached his final destination। ये ना आपने मूवी सुनी होगी फाइनल डेस्टिनेशन, है ना। डेस्टिनेशन क्या होता है? डेस्टिनेशन क्या होता है? जैसे कि आप यहां से जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में आप बैठे, ठीक है, वो ट्रेन जो है हम सोच रहे हैं जम्मू जा रही है, तो रास्ते में काफी सारे एरियाज आए, दिल्ली भी आया, पंजाब भी आया, उत्तराखंड एंड ऑल जो भी लाइक आता है, एंड सो करके आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। आपकी डेस्टिनेशन क्या है? मैंने बोला जम्मू, तो वो आपका क्या है? लास्ट स्टॉप। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? लास्ट स्टॉप या फिर फाइनल स्टॉप, है ना। फाइनल का मतलब क्या होता है? लास्ट होता है। तो अगर आप डेस्टिनेशन के साथ में फाइनल वर्ड लगा देते हो तो ये क्या होता है? सेंटेंस का जो सेंस है वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। जिसका मीनिंग ही अपने आप में आखिरी है, तो दोबारा से उसके आगे आखिरी वर्ड लगाने की क्या जरूरत है ना। तो यहां पर कभी भी डेस्टिनेशन के साथ में फाइनल वर्ड का यूज नहीं होता। तो मूवी का नाम सुना होगा फाइनल डेस्टिनेशन, है ना।
अब यही होता ना, हम मूवीज वगैरह इन सब में से सीख लेते हैं, बट कई बार जो है एरर भी होते हैं उन सब में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कुड यू गिव मी अ रफ एस्टिमेट अबाउट दिस। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं पूछ रही हूँ कि कोई काम मुझे आपसे कराना है एंड इसमें कितना खर्चा आएगा, आपको मुझे एस्टिमेट बताना है, तो आपने अपने आप से रफ आइडिया बता दिया, हिसाब बता दिया कि मैम इसमें 200-300 रुपए का खर्चा है। तो एस्टिमेट जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, रफ कैलकुलेशन। ठीक है, एस्टिमेट का मीनिंग क्या होता है, रफ कैलकुलेशन। तो जिसका मीनिंग अपने आप में ही रफ है तो उसके आगे हम रफ वर्ड क्यों लगाएं, तो यहाँ पर रफ वर्ड का आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वी शुड नो आवर पास्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री इतिहास क्या होता है, हमारा पास्ट, है ना। अब इसके आगे फिर से पास्ट लगा दिया तो सेंटेंस क्या हुआ, सुपरफ्लुअस। तो वी शुड नो आवर हिस्ट्री जो है सेंटेंस होगा। ठीक है, अगर आप बोलते वी शुड नो आवर पास्ट तो सही था, पास्ट और हिस्ट्री कभी भी इकट्ठे नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है ही हैड एंटर्ड इनटू द रूम लास्ट नाइट। एंटर का मतलब क्या होता है, एंटर का मतलब एंटर, जाना किसी चीज में, राइट। मैं कह रही हूं रूम में एंटर किया यानी कि रूम में दाखिल हुए, राइट। तो जिसका मतलब ही अपने आप में किसी चीज में दाखिल होना है तो उसके साथ में आप इनटू वर्ड क्यों लगा रहे हो, क्योंकि किसी चीज, अगर मैं एंटर वर्ड कह रही हूं, वर्ड अगर मैं कह रही हूं एंटर, यानी कि साफ साफ बात है कि आप किसी चीज में गए, किसी रूम में गए या हॉल में गए, किसी चीज के अंदर गए, तो उसके साथ में अगर आप इनटू वर्ड दोबारा लगा रहे हो तो सेंटेंस क्या हुआ, सुपरफ्लुअस। तो कभी भी एंटर वर्ड के साथ में आप इनटू का यूज नहीं करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि टीचर ने क्लास में एंटर किया, तो द टीचर एंटर्ड, इनटू नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, एंटर्ड द क्लास। ठीक है, तो एंटर्ड के साथ में कभी भी इनटू नहीं होता है, इनको आप ओमिट करते हैं। तो रूल नंबर 48 जो है आपको बता रहा है कि वो वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये कॉमन वर्ड्स हैं जिनके साथ में आप जो है सर्टेन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो सेंटेंस जो है आपका क्या बन जाता है, सुपरफ्लुअस, जिन्हें जो है अवॉइड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 49। रूल नंबर 49 कह रहा है एक ना एंग्री वर्ड होता है। ठीक है, सबको पता है एंग्री क्या होता है, गुस्सा। अब कभी कभी जो है एंग्री के साथ में आप एट का यूज करते हैं, कभी कभी जो है आप एंग्री के साथ में विद का यूज करते हैं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि किस केस में आप एट लगाएंगे, किस में आप विद लगाएंगे। तो यहां पर देखिए मैं आपको बता दूं कि एंग्री एट जो है वो आप किसी चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसकी किसी चीज के लिए यूज करते हैं। एंड एंग्री विद का यूज करते हैं आप पर्सन या फिर लिविंग थिंग के लिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है आई एम एंग्री एट हिम बिकॉज ही डिडंट लिसन टू मी। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या बोला है, एंग्री एट, किस पर एंग्री है, हिम। हिम क्या है बेटा, पर्सन। पर्सन के लिए आप क्या लगाते हैं, एंग्री एट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एंग्री विद। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम एंग्री with him। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बोलूं she is angry dash क्या हो सकता है, staff's misbehavior। ठीक है, कह रही है कि वो जो स्टाफ का मिसबिहेवियर है, दुर्व्यवहार जो है, उस पर गुस्सा है। ठीक है, तो यहां पर एंग्री एट आएगा या एंग्री विद आएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैम यहाँ पर तो देखो स्टाफ बोला है, स्टाफ लिविंग थिंग होता है तो उसके लिए तो आप क्या लगाते हो, विद लगाते हो। बट यहाँ पर क्या बोला है, स्टाफ के मिसबिहेवियर पर। तो मिसबिहेवियर बेटा क्या होता है, इट इज समथिंग।
नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आप क्या लगाओगे, यहाँ पर एंग्री एट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफ की बात नहीं हो रही है, स्टाफ के दुर्व्यवहार की बात हो रही है। दुर्व्यवहार क्या होता है बेटा, कोई पर्सन नहीं होता, चीज होती है, थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है एंग्री एट आप लिखेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ ना सर्टेन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हुआ सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इनके साथ में क्या आएगा, इनके साथ में ना नाउन आएगा और इनके लिए वर्ब्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इनके साथ में जब भी किसी सेंटेंस में सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ एंड काइंड ऑफ का यूज होगा तो इनके लिए हमेशा जो है आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, दीज टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। तो यहां पर आपको एरर फाइंड करना है। यहां पर देखिए क्या बोला है, दीज टाइप ऑफ, ठीक है। टाइप ऑफ का, सॉर्ट ऑफ का, काइंड ऑफ का, किसी का भी अगर इन तीनों में से यूज हो रहा हो सेंटेंस में तो उसके लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब यहां पर ये यहां तक सीमित नहीं है, देखिए अगर आप किसी चीज के लिए सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, राइट। यहां पर क्या लिखा है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, आर्टिकल होगा, ठीक है। यहां पर करेक्शन क्या हो जाएगी, आर्टिकल होगी, राइट। अब जिस तरह का सब्जेक्ट है आपका उसी तरह का आप प्रोनाउन भी तो यूज करेंगे, तो यहां पर दीज नहीं होगा, क्या होगा, दिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य, मेरा देखो सिंपल ये है कि जब भी इन तरह के वर्ड्स का, यानी कि सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इनके साथ में अगर किसी भी तरह का नाउन आ रहा है, इनके बाद में अगर नाउन आ रहा है तो वो नाउन कैसा होना चाहिए बेटा, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर नाउन, साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगा, और इनके लिए अगर आप किसी तरह के प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन भी आपका कैसा होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 50। आगे चलते हैं रूल नंबर 51 की तरफ, ठीक है। रूल नंबर 51 जो है आपका क्वेश्चन टैग से ही रिलेटेड है, बट यहां पर थोड़ा सा जो है करेक्शन होगी, ठीक है। यहां पर बोला है I am working very hard for my family dash, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, am है, राइट। आपको पता है क्वेश्चन टैग का आपका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर यहां पर वर्ब आपका पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर अगर नेगेटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का आप यूज करेंगे, राइट। तो यहां पर am लिखा है, ठीक है। am प्लस सब्जेक्ट क्या है, आई, राइट। यहां पर पॉजिटिव ही है, यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एमेंट आई, ये होगा, क्या यही होगा, क्या यही होगा, एमेंट आई कभी सुना है, नहीं, ठीक है, ये गलत है। अब क्वेश्चन होगा मैम अब क्या लगाएं, अगर हम एमेंट आई नहीं लगा सकते, आपने तो बोला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो एम के केस में ना थोड़ा सा जो है आपका मॉडिफिकेशन होता है, एम के केस में आपका चेंज हो जाएगा। एम के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं क्वेश्चन टैग में तो बेटा क्या हो जाएगा, एमेंट आई नहीं होगा, क्या होगा, आरएंट आई, क्या होगा, आरएंट आई, ठीक है। बट अगर यहां पर होता आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है, यहां पर होता आई एम नॉट वर्किंग, थोड़ा सा सफाई से लिख देते हैं, वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई फैमिली, और यहां पर होता डैश, तब आप क्या लगाते, आप लिखते एम आई, ठीक है। तो मतलब कि पॉजिटिव के केस में तो सेम रहेगा, बट अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के केस में आप क्या लिखेंगे बेटा, आरएंट आई, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहां पर क्या आएगा, एमेंट आई नहीं आएगा, क्या आएगा, आरएंट आई, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस डजंट ही, ठीक है। यहां पर बोला है ही सेल्डम कम्स,
कम्स क्या है बेटा, वर्ब है, राइट, इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, राइट। पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। अब यहां पर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कम्स लिखा है, कम्स, राइट, सिंपल प्रेजेंट का है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डज। यहां पर ये पॉजिटिव है, यहां पर हम क्या कर देंगे, नेगेटिव, राइट, बिल्कुल सही किया हुआ है, यही है। बट सेल्डम का मीनिंग पता है आपको, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, क्या होता है, ना के बराबर, यानी कि वो यहां पर आता ही नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो आपका वर्ब है ना बेटा, जो वर्ब आप यूज कर रहे हो उसका ओवरऑल मीनिंग क्या है, नेगेटिव है, राइट। तो हमने क्या सीखा है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव है वर्ब आपकी, तो यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर डजंट ही लिखा है, ये क्या है, इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगी, करेक्शन होगी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर डज ही, ठीक है। तो सेल्डम हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, हार्डली हो गया, इन सभी का मीनिंग क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो इनको अगर आप किसी भी वर्ब्स के साथ में लगा रहे हैं तो ये वर्ब का ओवरऑल मीनिंग कैसे बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। सेल्डम इसमें भी काउंट होता है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 51। आगे चलते हैं रूल नंबर 52, ठीक है। रूल नंबर 52 क्या कह रहा है, एक वर्ड होता है हैंग, ठीक है। इसके ना दो आपके फॉर्म्स होते हैं, एक होता है हैंग हंग हंग, एक होता है हैंग हैंड हैंड। अब क्वेश्चन है कि इस केस में आप हंग का यूज करेंगे, किस केस में हैंड का। यहां पर सेंटेंस के एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि बोला है द प्रिजनर वॉज डैश टिल डेथ, नेक्स्ट है द क्लॉक वॉज डैश ऑन द वॉल, ठीक है। तो जो पहला ब्लैंक है बेटा, यहां पर क्या आएगा, हैंड, ठीक है, क्या आएगा, हैंड। अब नेक्स्ट बोला है द क्लॉक वॉज डैश ऑन द वॉल, यहां पर क्या होगा, हंग, क्या होगा, हंग, ठीक है। आंसर तो आपको बता दिया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक बेटा ये है कि हंग का मीनिंग क्या होता है, हंग का मीनिंग होता है लटका देना, हंग का मीनिंग क्या होता है, लटकाना, ठीक है। हैंग्ड का मीनिंग क्या है, फांसी देना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, फांसी देना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल एक और दूं आपको, कह रहा है द पोर्ट्रेट वॉज हैंग्ड ऑन द वॉल, ठीक है। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या हुआ, सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जो पोर्ट्रेट है उसको दीवार पर लटका दिया गया, ठीक है। बट यहां पर क्या लिखा है बेटा, हैंग लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है। इस हैंग का मीनिंग क्या होता है, फांसी देना, तो यानी कि पोर्ट्रेट को दीवार पर फांसी दी थी, ये तो गलत है, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा करेक्ट हंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, हंग हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 53। यहाँ पर एक बार जो है मैं देख लेती हूँ कितने रूल्स रह गए हैं, फिर हम जो है इसका समापन करते हैं। बहुत सारे रूल हैं, ठीक है। एक रूल जो है और हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इसे एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना देखिए कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और इनकी फॉर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। पहला क्या कह रहा है, लाई लाइड लाइड। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं इसका, ही लाइड टू मी, उसने मुझे झूठ बोला, ठीक है। एक है ले लेड लेड और लाई ले लेन, ठीक है। यहां पर ना इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कहां पर आप ले का यूज करेंगे, कहां पर आप जो है लाई का यूज करेंगे। ले का मतलब क्या होता है, लेटाना या बिछाना, मतलब कि आप किसी और चीज को बिछा रहे हैं या लेटा रहे हैं, ठीक है। लाई ले लेन का मीनिंग क्या होता है, खुद लेट जाना। लेटाना और लेटने में फर्क होता है, राइट। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, ही ले ऑन द ग्राउंड,
ठीक है। तो यहां पर ही ले ऑन द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए ले यहां पर भी यूज है, यहां पर भी, दोनों का मीनिंग सेम हो सकता है, तो लेटाना भी हो सकता है और लेटना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर बोला है ही ले ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद लेट गया, खुद लेटना, ठीक है। किसी और को तो यहां लेटाता हुआ नहीं इसमें सेंटेंस में नजर आ रहा, यानी कि यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ लाई का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज लेड ऑन द ग्राउंड, यानी कि उसको जो है वहां पर लेटाया गया, यानी कि ले, ठीक है। जैसे कि एक ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हेंस डैश एग्स, ठीक है। तो लेज आएगा या लाइज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही डैश लेड या फिर ले द बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन, तो आपको बताना है यहां पर कौन से वाला सही आएगा। जहां बोल रहा है हेंस डैश एग्स, तो सबको पता होगा लेज होता है ना, अंडे देती है, राइट। नेक्स्ट है ही डैश द बुक्स ऑन टेबल, अब देखिए इसने क्या करा होगा, बुक्स को टेबल पर फैलाया, लेटाया, जो भी है, लेटाया तो नहीं बोलेंगे, मतलब रखा, खुद तो नहीं लेट रहा, राइट। यहाँ पर बुक को किसी और चीज को जो है रखा जा रहा है, तो यहाँ पर लेड आएगा या लाइड आएगा, देखिए लाइड कहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर, और नेक्स्ट क्या है लेड, तो पहली बात तो झूठ वाला तो होगा नहीं यूज, राइट। लेड का यूज होगा, यानी कि उसने रखी थी, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, लेड, क्लियर, ठीक है जी। तो ये आपका जो है लास्ट रूल था आज के सेशन का, बाकी रूल्स को जो है हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है जी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद यूईटी वाला, एंड आप सभी को पता है कि आपके पीवाईक्यूज वाले सेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, तो अपना जो भी आपका सेशन रहेगा उनको जो है आप फॉर श्योर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। अब काफ़ी बच्चों के जो है ये डाउट्स है कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ऑलरेडी सेशन जा रहा है, सुपर 50 का ऑलरेडी जो है आपका सेशन जा चुका है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से जो है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर इन सेशंस में क्या है, हम एक बार में सर्फेस ऑफ रूल्स पर ही फोकस कर सकते हैं। तो दीज सेशंस आर मेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए एंड लाइव जो है मेरे साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। तो पीवाईक्यूज की सीरीज जो है आपकी चली हुई है, हर सैटरडे जो है आपके ऑलमोस्ट ये सेशन रहेगा, सो फॉर श्योर आप उसे देखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद यूईटी वाला, बाय बाय एंड टेक केयर।